वेलकम टू लॉ की दुनिया। और मैं आपके साथ SBEC का जो है फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि था जैसे कि आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने जो है वो मॉड्यूल खोला हुआ है CS का, जो ये लेटेस्ट अपडेटेड मॉड्यूल है वो मैंने खोला हुआ है, जो आज की तारीख तक जो है वो अपडेटेड है। ये मैंने नेट से निकाला है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है CS एग्जीक्यूटिव की, या फिर अगर आपके पास अपने इंस्टीट्यूट की बुक्स है, तो आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सेम वहाँ पे भी लिखा रहेगा। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेट से जाके CS एग्जीक्यूटिव का मॉड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री में मिलता है ICSI की वेबसाइट से। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो फोर्थ है, लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। अब आप सोचेंगे कि मैंने सेकंड और थर्ड क्यों नहीं पढ़ाया, तो उसका सीधा सा यही रीज़न है कि इसी ग्रुप में कंपनी लॉ जो है वो आपको पढ़ाएंगे, आपके जो भी टीचर्स होंगे। या अगर मैं इस सीरीज़ में शुरू करती हूँ, मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, तो मैं भी उसमें पढ़ाऊँगी। सेम टू सेम सेकंड और थर्ड चैप्टर जो है वो कंपनी लॉ का है और स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है, तो वो सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया गया है वो चैप्टर, तो उसका पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए अब मैं चैप्टर 4 से शुरुआत करूँगी, जो कि है लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। तो आइए इस मॉड्यूल से हम निकालते हैं उसको। यहाँ पे पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, ये देखिए पेज 123 पर चैप्टर नंबर 4। और आपको अगर नोट्स चाहिए इसके हैंड रिटन, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपको मेल आईडी पे उसकी भेजूँगी। बट उसके लिए बस मुझे एक स्क्रीनशॉट देना कि आपने मेरा सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, तो आपको मैं मेल आईडी में आपकी भेज दूँगी मेरे हैंड रिटन नोट्स। आइए शुरू करते हैं। गाइज़, मैं आपको मेल आईडी में भेज दूँगी नोट्स, और इसके लिए बस आपको एक स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। आपको मेरे हैंड रिटन फ्री नोट्स आपको मैं ईमेल आईडी पे मेल कर दूँगी। जिसको चाहिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। गाइज़, ये अभी थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है, ये मेन नहीं है फ़िलहाल। तो जो चैप्टर का शुरुआत ही है ये, बट फिर भी हमें सारे चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो कंपनी का जो कंपनी है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी है। कम मीन्स विद और टुगेदर, एंड पेनिस मतलब ब्रेड। तो कम पेनिस, कंपनीज का मतलब ये होता है कि आप जो है वो साथ आ रहे हो, टुगेदर आ रहे हो, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, जो कि पहले के ज़माने में इसको कंपनी कहा जाता था, कि आप जो है वो साथ में खाना खाते हो, साथ में रहते हो, एक ग्रुप है। और ये भी होता है कि आप कंट्रीब्यूट करते हो मनी एक पर्पस के लिए। तो ये सब जो है कंपनी कहा जाता है। टू कम टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, एक उद्देश्य के लिए साथ में आना कंपनी कहलाया जाता है। और बहुत सारी तरीके की कंपनी होती है। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, गारंटी भी हो सकती है। शेयर्स तो बहुत कॉमन है कि आपको पता ही होगा, कंपनी जो है वो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। बट गारंटी जो है वो आपने बहुत कम सुना होगा कि ये शब्द भी होता है। तो जो शेयर्स जो से नहीं होती वो गारंटी से भी लिमिटेड हो सकती है, कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम इतना आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे शेयर्स में ट्रेडिंग, उस कंपनी में शेयर्स नहीं होते हैं, सिर्फ गारंटी से ही बात चलती है कि हाँ हम इतने दे देंगे, या इस तरीके से वहाँ पे होता है। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, OPC 3 तरीके की कंपनी है। प्राइवेट कंपनी जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको समझाया था, जिसमें 2 से लेके 200 मेंबर्स तक होते हैं। और वहाँ पे आप इनविटेशन नहीं दे सकते हो पब्लिक को कि कोई भी वो सिक्योरिटी जो है या शेयर्स
कंपनी के वो ले। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट मतलब प्राइवेसी, उस कंपनी में आप सिर्फ आपस में ही ट्रेड कर सकते हो, बाहर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते बजाय। अब अगर हम देखें पब्लिक कंपनी तो उसमें हम देखेंगे कि ट्रेडिंग फ्री होती है, फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप किसी को भी शेयर दे सकते हो, शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो। कुछ रूल्स होते हैं इसको कंप्लाई करके, एटलीस्ट 7 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर और मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती है, क्योंकि जो है किसी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो शेयर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं ओपीसी की। ये बहुत एक जो है नया कंसेप्ट है, इंडिया में आया है और उसके अंदर एक ही मेंबर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने इसके आपके डिस्टिंक्शन बताई थी पिछले वाले चैप्टर में, वहाँ पे आप इसको जाके रेफ़र कर सकते हो, वहाँ मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था। बट फ़िलहाल के लिए इसके अंदर एक ही मेंबर होता है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है वो उसकी जगह ले लेता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो है ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा। आई एम श्योर कि कंपनी जो है वो एक अलग उसकी लीगल पर्सनालिटी होती है। फिर आपने गिलफोर्ड मोटर वाला जो केस है वो स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्स, ये सब पढ़ा होगा। तो यहाँ मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, आप जाके कंपनी लॉ अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो वो आपको ये चीज़ बिल्कुल सेम यहीं पर मिलेगी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल लिव फॉर एवर। अगर कोई मेंबर मर जाता है उससे कंपनी से का कोई लेना देना नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसको जो है किसी के मेंबर के मरने या जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहीं रहेगी। इसका मतलब ये होता है सेपरेट प्रॉपर्टी, वो अलग तरीके से, मतलब उसकी एक अलग पर्सनालिटी है, वो एसेट्स होल्ड करेगी, सारी लायबिलिटीज़ उसके नाम पे होगी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है वही कि शेयर्स आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। और कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड, तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक अलग लीगल पर्सनालिटी है कंपनी तो वो अपने नाम पे ही किसी के ऊपर केस जो है वो कर सकती है और कोई उसके ऊपर केस कर सकता है पर्सन अगर कुछ भी इलीगल होता है। तो अब हम जो है वो मेन पार्ट जो है इसके वहाँ पे आते हैं, जो इस चैप्टर का मेन है वो है स्मॉल कंपनी। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो गाइस मीनिंग से शुरू करते हैं। मीनिंग, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी। बहुत ही मतलब जोक जैसा हो गया ये तो। जो भी है, खैर यही डेफिनेशन है कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती। स्मॉल कंपनी का यही डेफिनेशन दिया तो हमें यही माननी पड़ेगी। अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। लिखा हुआ है द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees। मतलब कि जो पेड अप कैपिटल होता है कंपनी का वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या ये छोटे छोटे शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। और एंड ये सब कहाँ पे लगाना है, ये सब जो है वो बहुत मैटर करता है। पूरा जो डेफिनेशन है उसका मीनिंग ये चेंज कर देता है। आपको और कहाँ पे लगाना है, एंड कहाँ पे लगाना है, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान दे के चलेंगे। या सच हायर अमाउंट, जो भी प्रिस्क्राइब वो लोग करेंगे, जो गवर्नमेंट करेगी, लेकिन कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा वो अमाउंट, ये वो कह रहे हैं। फिर लिखा है एंड turnover of which as per P&L account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 crore rupees। तो अभी आपको दिख गया होगा इसमें कहाँ पे डेफिनेशन है, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जो टर्नओवर है, प्रॉफिट की बात नहीं की जा रही, टर्नओवर की बात की जा रही है। एज पर P&L अकाउंट, जो अकाउंट्स होता है, आपने पढ़ा होगा P&L अकाउंट, आपने बनाया होगा, बैलेंस शीट बनाई होगी, 11th क्लास में भी बनाया होगा। उसकी बात कर रही है कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग, मतलब कि जो अभी आपका साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उससे पहले वाला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 2 करोड़ या एज
सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़, मतलब कि 2 करोड़ या जो भी हायर अमाउंट वो प्रिस्क्राइब करेंगे, बट वो कभी भी 100 करोड़ से ऊपर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, तो आप एक स्मॉल कंपनी कहलाओगे। तो यही कहा गया है कि 2 करोड़ से अगर आप नीचे हो तो आप एक स्मॉल कंपनी हो, ठीक है। और पेड अप कैपिटल अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब 50 लाख के नीचे नीचे है या 50 लाख तक है, तो आप एक स्मॉल कंपनी हो। और बाकी जो हायर लिमिट्स मैंने आपको बताई है 10 करोड़ और 100 करोड़ वो है ही, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है एक्सेप्शन, कि ये जो है वो किस पे अप्लाई नहीं होगा। जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोवाइडेड दैट, वहाँ अगर आप देखेंगे तो लिखा है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी पे ये अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए अलग रूल्स होते हैं। इसलिए एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, मैंने आपको फर्स्ट चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताया था कि सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती हैं, वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए खोली जाती हैं। मैं फिर भी आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। तो वो उस पर अप्लाई नहीं होगा ये रूल, क्योंकि वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए होती है, वो इनका एक अलग मोटिव होता है, वो यहाँ पे कवर नहीं होगी। एक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, जैसे कुछ भी गवर्नमेंट कोई स्पेशल एक्ट बनाती है, जैसे किसी आर्मी वाले के लिए, मिलिट्री वाले के लिए, या कुछ स्पेशल एक्ट्स किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनाती है, जो भी है उस पर ये जो है अप्लाई नहीं होगा रूल, ये डेफिनेशन उस पर अप्लाई नहीं है। सो नेक्स्ट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर एडवांटेजेस क्या हैं। सो जाहिर सी बात है, जो गवर्नमेंट है वो उनको स्मॉल कंपनीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट देंगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लोग भी ग्रो करें। अगर कंपनीज ग्रो करेंगी तो ही जो है इकोनॉमी भी ग्रो करेंगी। तो उनका जो एनुअल रिटर्न है उसमें जो है वो बहुत सिंपल बना दिया गया है, और लिखा हुआ है कि वो CS वगैरह साइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टर जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैं वो साइन कर सकते हैं उस पर, और फाइल कर सकते हैं एनुअल रिटर्न। बोर्ड मीटिंग के बारे में कहा है कि 2 ही बोर्ड मीटिंग होगी कैलेंडर ईयर में। कैलेंडर ईयर तो आप समझते होंगे जनवरी से दिसंबर वाले की बात किया गया है। और 1 in every half calendar year with the gap of नॉट लेस देन 90 डेज बिटवीन द 2 मीटिंग्स, मतलब 2 मीटिंग्स के बीच में 90 डेज से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको थोड़ा सा एग्जाम्पशन दे रहे हैं ताकि वो ग्रोथ उनकी हो सके। अगर उनके ऊपर इतना ज़्यादा कॉम्प्लायंस का बर्डन, लॉ का बर्डन डाल देंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ग्रो करना। आपने ऑडिट में, अगर आपने नहीं पढ़ी ऑडिटिंग तो आप अकाउंट्स में ऑडिट पढ़ोगे तो उसके अंदर रोटेशनल जो है रोटेशन ज़रूरी होती है ऑडिटर्स की। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की रोटेशन जो है उसकी वो ज़रूरत नहीं है, मतलब कि रोटेट किया जाता है ऑडिटर्स को ताकि फ्रॉड ना हो। बस एक जनरल एक लाइन बताऊंगी, बाकी डिटेल में आप इसमें उसको जो है वो ऑडिट में पढ़ोगे जो आपकी अकाउंट्स होगी। और यही लिखा हुआ है। एंड आगे हम चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है अब कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है। तो लेट्स गो एंड वॉच। ओके, सो होल्डिंग कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ, एक कंपनी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इज कॉल्ड ए सब्सिडरी कंपनी। द कंट्रोलिंग कंपनी इज कॉल्ड ए होल्डिंग कंपनी। तो जाहिर सी बात है, जो कंपनी किसी कंपनी को, जो एक बड़ी कंपनी है, अगर वो एक कंपनी को जो छोटी होती है, और वैसे ज़रूरी नहीं है कि वो छोटी हो, बट एक कंपनी का दूसरी कंपनी पे कंट्रोल जो है वही होता है सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी का। जो होल्ड करती है वो होल्डिंग कंपनी, और जो कंट्रोल होती है, होल्ड होती है, वो सब्सिडरी कंपनी होती है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू 1 और मोर अदर कंपनीज मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। वही जो मैंने डेफिनेशन इसकी बताई है। और 2 तरीके से कंट्रोल हो सकता है, या तो आप कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो कि आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कैसे अपॉइंट होंगे उस कंपनी के, कौन कौन होगा, तो आप होल्डिंग कंपनी बन जाते हो। या और कंट्रोल करते हो हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, तो आपके हाथ में या तो कंट्रोल है वोटिंग पावर का, या फिर आपके हाथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल है, तो आप एक होल्डिंग कंपनी माने जाओगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये चीज़ मतलब
होनी चाहिए, ये चीज़ इम्प्लाइड है अगर ये चीज़ होती है तो। नेक्स्ट चलते हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, और सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी का मैंने बता दिया, ये बहुत डिटेल में इसमें लिखा हुआ है, यही इसका मतलब है। अब आगे चलते हैं हम एसोसिएट कंपनी में। एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and included joint venture। मतलब वो कहते हैं कि एसोसिएट कंपनी जो है वो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है, बट उसकी जैसा ही कुछ है, मतलब कि वो पूरी तरीके से और जो है वो उसका इन्फ्लुएंस नहीं है उस कंपनी का, बट वो फिर भी जो है उसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है उसकी एक कंपनी पे, तो वो एक एसोसिएट कंपनी हो जाती है। अब इसके क्या पैरामीटर्स हैं वो देखते हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है कि भाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मतलब कि कंट्रोल होना चाहिए 20% टोटल शेयर कैपिटल का, और बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, मतलब कि उसके डिसीजंस पे या शेयर्स पे 20% का कंट्रोल होना चाहिए उस कंपनी का, तो वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस माना जाएगा और वो कंपनी एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी उस कंपनी की। इट मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन, मतलब कि आपका वोटिंग पावर में आपका कंट्रोल है 20% का, या पार्टिसिपेशन है बिजनेस डिसीजन में, तो आप एक एसोसिएट कंपनी माने जाओगे। इट ऑल्सो मीन्स 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल बट लेस देन 50%, क्योंकि 50% हो जाएगा तो होल्डिंग सब्सिडरी हो जाएगा, तो अगर 20% तक है तो आप एक एसोसिएट कंपनी माने जाओगे। तो अभी ये जो चीज़ अभी मैंने एक्सप्लेन करी है वो होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी बताया है। तो होल्डिंग मतलब एक कंपनी जो दूसरी को कंट्रोल करती है, 50% जिसका जो है शेयर है एसोसिएट सब्सिडरी कंपनी में। एसोसिएट मतलब कि 20% कंट्रोल है किसी का उस कंपनी में, और सब्सिडरी मतलब कि 50% कंट्रोल है, मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एक कंपनी का, तो वो सब्सिडरी हो गई उसके साथ। और जिसका कम है एसोसिएट वो 20% हो गई, इस उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो ये तीनों में डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं। कंट्रोल का मतलब ये भी है बिजनेस डिसीजन में कंट्रोल, एसोसिएट कंपनी में अगर हम देखें कि क्या कंट्रोल का मतलब होता है कि आप मेजॉरिटी ऑफ उनके डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट कर रहे हो, या आपके पास राइट है कंट्रोल करने का उनकी मैनेजमेंट, पॉलिसी डिसीजन। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो इंडिविजुअली या फिर एक ग्रुप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो वोटिंग पावर या फिर जो है शेयर होल्डिंग वगैरह को कंट्रोल करता है, उनके डिसीजंस को कंट्रोल करता है, तो बन जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इनएक्टिव कंपनी या डोरमेंट कंपनी के। अब डोरमेंट कंपनी तो नाम से पता चल रहा है कि जो ऑपरेशन करना बंद कर चुकी है, ठीक है, जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि आज अगर एक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे पिछले जो 2 फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मीन्स कि आप बस बैठे हो बिजनेस खोल के और आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बस चाय पानी मंगवा रहे हो, तो वो चाय पानी का खर्चा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। छोटे मोटे खर्चे बिजनेस के ये नहीं, आपको कोई काम मिलना चाहिए, आपने कोई काम किया, वो मेन होता है। तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है कि मेन काम होना चाहिए। अगर मेन काम नहीं हो रहा है, सिर्फ चाय पानी का खर्चा जो है वो बैलेंस शीट वगैरह में दिखाया जा रहा है, तो फिर वो एक डोरमेंट कंपनी मानी जाएगी। और जिन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स नहीं फाइल किए हैं 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक, तो ये फाइनेंशियल ईयर आपको याद रखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग ईयर कहाँ बोला गया है, फाइनेंशियल ईयर कहाँ पे बोला गया है, कितने साल का बोला गया है, ये ध्यान रखना। एंड और ये सब ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद हमारा ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अगर आप मॉड्यूल से पढ़ते हो तो भी, अगर आप जो है अपने कोचिंग वगैरह के सर के बुक से पढ़ते हो या ऑनलाइन कोई बुक मंगवा के पढ़ते हो तो भी आपको समझ आ जाएगा जो मैंने कहा है। फिर है नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी, जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 में। ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती हो, या पार्टली सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, और 1 करोड़ और मोर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। और नेक्स्ट है कि एग्जाम्पशन क्या होंगी हमारी,
गवर्नमेंट कंपनी की। मतलब कि स्टेट जो है वो वर्ड जो होता है, स्टेट वर्ड जो भी लगाना होता है अगर हमें कंपनी के एंड में, तो वो जो है हमें परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि फिर वो चीज़ लगती है लोगों को कि ये तो गवर्नमेंट कंपनी है। और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी। और डिविडेंड्स जो हैं वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर से बांटे जाएंगे। और बहुत सारी ट्रांसफ़र ऑफ बॉन्ड्स वगैरह भी रिस्ट्रिक्शंस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पॉइंट नहीं कर पाएंगी 15 डायरेक्टर्स से ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप एक बार ही पढ़ लोगे तो आपको इस पर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इसी के आगे का मैं, अब ये एंड हो गया चैप्टर, इसी के आगे का मैं कुछ और चीज़ बता देती हूँ कि जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है वो CNAG, आप कंट्रोलर जो है एक होता है ऑडिट का, तो वो आप अपने ऑडिटिंग में पढ़ोगे तो वो जो है वो देगा रिपोर्ट, उनको देनी पड़ेगी रिपोर्ट आपको। और ये सब चीज़ में लिखी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के जो सारे ऑडिट हैं वो CNAG जो है वो होल्ड करता है, उनके पास पावर होती है। सो दैट्स इट। आप एक बार इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू। लॉ की दुनिया की तरफ से नमस्ते।